जी हां, नेपाल में आई जल प्रलय पर TV9 भारतवर्ष की लगातार कवरेज जारी है। बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट सबसे पहले आपको TV9 दिखा रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी मौजूद हैं। और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या नेपाल में तबाही अभी बाकी है? नेपाल में कुदरत का ऐसा कहर टूटा है जिसने चंद घंटों में ही पूरी की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। अचानक आए विनाशकारी सैलाब ने अपने रास्ते में आने वाली बस्तियों, बाजारों, पुलों और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स तक को पूरी तरह से तबाह कर दिया, निगल गया। नेपाल के रसुआ इलाके से सामने आई तबाही की तस्वीरें इस जल प्रलय की भयावता की गवाही दे रही। कल सुबह तक जहां सब कुछ सामान्य था, वहीं कुछ ही मिनटों में कयामत आ गई। नेपाल के कई इलाके पानी और मलबे के समंदर में बदल गए। रसुआ में त्रिशूली बाजार और आसपास की रिहायशी बस्तियां बाढ़ की चपेट में आ गई। तेज बहाव अपने साथ इतना मलबा लेकर आया कि लोगों को संभलने और सुरक्षित जगह पर पहुंचने तक का मौका ही नहीं। बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि तिब्बत की तरफ से अचानक से आए पानी के बाद हालात बहुत तेजी के साथ बिगड़े। लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। भोटे, कोशी समेत कई नदियों का जलस्तर और बहाव बेहद खतरनाक पहुंच गया। कई पुल तबाह हो गए, जबकि करीब 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा है। बुरी तरह से ये तबाह हो गए। आखिर तिब्बत की तरफ से आया ये पानी नेपाल में इतनी बड़ी तबाही की वजह कैसे बना? क्या है वो थ्योरी? कौन कौन से इलाके इसकी चपेट में आए और क्या इस त्रासदी का असर अभी और बढ़ सकता है? नेपाल के इस जल संकट का एक एक वीडियो आपको बताएंगे, डिकोड करेंगे कि आखिर क्या हुआ और कितना बड़ा खतरा मंडराता हुआ अभी भी। और इन तमाम बड़ी खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। धैर्यकांत दत्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं, नेपाल से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। धैर्यकांत जी, आपका स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। मेजर जनरल VK दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, 14 साल NDRF में सर्व कर चुके हैं। तो आपसे आज बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। आनंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल मौसम विभाग के हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर कुदरत ये कहर क्यों ढा रही है, जानने की आपसे कोशिश करेंगे। लेकिन पहले कुछ वीडियोस, कुछ ऐसी तस्वीरें जो कहीं ना कहीं हम सबको डराती हैं, चेताती हैं। नेपाल में तबाही की पहली तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे कुछ मजदूर काम पर जा रहे हैं, तभी सामने से अचानक सैलाब आ जाता है। मजदूर सैलाब से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूर दौड़ लगाते हैं। देखिए, एक शख्स जो है वो यहीं पर मौजूद है और अपने मोबाइल फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। पहले आगे बढ़ता है, फिर उसके पैर ठिठक जाते हैं क्योंकि आगे सैलाब नजर आ रहा था। सैलाब के पहुंचने से पहले ही वो एक ऊंची पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और जो लोग यहां पर मौजूद थे, इस शख्स के साथ जो वीडियो बना रहा है, उनकी जान बच जाती है। ये तस्वीरें आप देखिए, उस वक्त क्या आलम था, क्या मंजर था, ये आपको समझ आए। Oh my God! Oh boy! Lama! खोला है गाइस, खोला। Oh my God! Oh my God! मारो। और नेपाल में आई प्रलय की सबसे खौफनाक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। ये देखिए आप, तिब्बत चीन सीमा पर ग्योरंग पोर्ट के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स में लोग खतरे को देखकर भागते हुए नजर आ रहे। अचानक से आई बाढ़ के दौरान मिट्टी और पानी का तेज बहाव घुसता हुआ नजर आया। पानी इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर से आता हुआ साफ दिख रहा है। बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से आया कि लोगों को संभलने का, सुरक्षित जगह पहुंचने का मौका भी नहीं मिला। लोग भागते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही यह सैलाब सभी को अपने साथ बहा ले गया। और अब तबाही की एक और तस्वीर आपके सामने है। ये आप देखिए, नेपाल के धादिंग में मलेखु के पास मौजूद एक पुल कैसे सैलाब में बह गया। ये पुल धादिंग बेसी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था, मेन रास्ता था, जिसके कारण अब पूरा इलाका अलग थलग पड़ गया है, बाकी इलाकों से कट गया है। धादिंग बेसी और मलेखु के आसपास के गांवों की बड़ी आबादी का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है इस पुल के बहने के बाद।
और अगली तस्वीर आप देखें, सैलाब धार कितनी विकराल है कि कार खिलौने की तरह बहती हुई नजर आ रही है, जबकि कई घर तबाह हो गए हैं। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, जो कल त्रासदी आई है, सैलाब ने सब कुछ अपने साथ जो भी इसके रास्ते में आया सब बहा कर ले गया। ये देखिए और आप तबाही की एक और तस्वीर आपके सामने है। नेपाल के धादिंग में मलेखू के पास मौजूद पुल कैसे सैलाब में बह गया, ये बहुत क्लियर तस्वीर है। किसी शख्स ने इन तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। ये देखिए आप, ये पुल धादिंग बेसी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था, जिसका इससे पहले भी हमने आपको जिक्र किया, लेकिन वो अलग एंगल से ली गई तस्वीरें थी। ये बहुत क्लियर पिक्चर है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे पुल बह जाता है और अब पूरा इलाका अलग थलग पड़ चुका है। धादिंग बेसी और मलेखू के आसपास के जो गांवों की बड़ी आबादी है, जो तमाम लोग हैं, उनका आवागमन ठप हो गया है इस पुल के बह जाने की वजह से। और एक और खौफनाक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सैलाब का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोहे का बना, ये देखिए, बेहद ही मजबूत पुल भी बह गया। ये भी इस सैलाब को नहीं झेल पाया। ये देखिए आप, किस तरह से एक तिनके की तरह बिखर गया और पूरा का पूरा जो पुल है वो चंद सेकंड्स में बह गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लोहे का ये पुल है और सैलाब कैसे इस पुल को अपने साथ बहा कर ले गया। और आइए जल्दी से आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। अगला वीडियो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि तिब्बत में ग्लेशियर झील के फटने के बाद नेपाल में कैसे तबाही मची। ये तस्वीर नेपाल के एक सस्पेंशन ब्रिज की है। जब सैलाब आया तो सस्पेंशन ब्रिज तेजी से हिलने लगा, इतनी तेज रफ्तार से हिला कि टूटने की कगार पर पहुंच गया। और ये तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये थोड़ी अलग तस्वीर है। हेलीकॉप्टर के जरिए एक शख्स को बचाने की कैसे कोशिश की जा रही है। ये वो इलाका है जहां पर अब ज्यादा लोग बचे नहीं हैं, लेकिन एक शख्स अपने घर की छत पर मौजूद है, हाथों में शर्ट लेकर वो घुमाता है और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर वहां पर मौजूद था रेस्क्यू टीम का, वो इस शख्स की जान बचाता है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस शख्स की जान बचाई। और अगली तस्वीर में देखा जा सकता है कि सैलाब कितना विनाशकारी था। ये देखिए, जो उसके जद में आया सब कुछ बहा कर ले गया। क्या घर, क्या होटल, सब तबाह हो गए। वहीं बस से ट्रक सब खिलौने की तरह बहते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, और ये जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, फ्लैश फ्लड की ताकत का अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। इस बात से लगा सकते हैं कि एक बड़ा पत्थर पानी के साथ कैसे बहता नजर आ रहा है। ये बहाव कितना जबरदस्त रहा होगा, इस वीडियो को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और नेपाल में जो त्रासदी आई, इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। नेपाल में बाढ़ के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ा है। 165 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है। 1000 लोगों के बहने की खबर है। 750 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में 133 भारतीय भी शामिल हैं, जिनका अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया। तो लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और सबसे चिंताजनक बात यह है कि लगातार जो मौत के आंकड़े हैं और इसके साथ साथ क्योंकि कई ऐसे इलाके जहां पर अभी तो संपर्क नहीं हो पाया है,
कई ऐसे गांव, कई ऐसे पहाड़ों की बस्तियां हैं जहां तक अभी कोई पहुंच नहीं पाया है, जो कि इस त्रासदी, इस सैलाब की चपेट में आए थे। और जैसे जैसे जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि अगर बात करें कम्युनिकेशन लाइंस की, वो पूरी तरह से ठप हो गई है। जहां तक जो भी पहुंच हो पा रही है, इसके बाद सही आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। और देखिए, इस वक्त एक और अहम खबर सामने आ रही है। नेपाल में तमिलनाडु के भी 37 पर्यटक पहुंचे हुए थे, वो भी लापता बताए जा रहे हैं। ईशा फाउंडेशन के 77 सदस्य भी लापता हैं। प्रभावित इलाकों से संपर्क कटने के बाद ये सभी लोग लापता हैं। इनके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं लग पाई। मानसरोवर यात्रा पर गए 59 श्रद्धालु भी लापता हैं, उनका भी कुछ पता नहीं चल पाया है। और एक और बड़ी खबर, नेपाल में तबाही की 4 थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी में कहा जा रहा है कि भूकंप आया और एवलांच का फिर दावा है। इसके बाद अगली थ्योरी में कहा जा रहा है ग्लोफ के मुताबिक झील में ग्लेशियर फटा। बर्फीले तूफान के बाद लैंडस्लाइड का भी दावा किया जा रहा है। यानी अलग अलग बातें अभी सामने रखी जा रही है। सही वजह क्या थी अभी यह पुख्ता तौर पर कहना सही नहीं होगा, लेकिन अलग अलग थ्योरीज के जरिए आशंका जताई जा रही है कि आखिर तिब्बत में क्या हुआ था, नेपाल में कैसे त्रासदी आई। तो देखिए, नेपाल में जो जल प्रलय आई है उसने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। कई तरह की थ्योरीज फिलहाल सामने आई हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। थ्योरी नंबर 1 भूकंप और एवलांच की थ्योरी है। ये तिब्बत में आया 4.4 तीव्रता का भूकंप। जी हां, पहली थ्योरी में इस भूकंप को ही जिम्मेदार माना गया है। पहले भूकंप आया और उसके बाद सब कुछ हुआ। भूकंप से बर्फ और चट्टानों में एवलांच आया, एक तरह का तूफान आया। लेंडे नदी का रास्ता जो था वो पूरी तरह से ब्लॉक था और इस वजह से भी दिक्कत हुई। ये थ्योरी नंबर 1 कहती है। नदी में बनने लगी कृत्रिम झील, ये जो स्थितियां थी उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है पहली थ्योरी में। झील में जमा हुआ भारी मात्रा में पानी और इसी पानी की वजह से सबसे ज्यादा मुसीबत हुई, सबसे ज्यादा मुश्किल हुई। अचानक ये जो कृत्रिम झील थी ये टूटती है और उसके बाद पानी सैलाब की तरह बहुत तेजी से अलग अलग इलाकों में आगे बढ़ता है। भूकंप और एवलांच की जो थ्योरी है उसके हिसाब से भोटे कोशी नदी में सैलाब आया और यही बड़ी तबाही की वजह भी बना। त्रिशूली तक पहुंची बाढ़ की लहर। तो भोटे कोशी नदी जो है वो उफान पर आई और वहां से सैलाब आगे बढ़ता हुआ पुल, सड़कें और हाइड्रो प्रोजेक्ट सब कुछ तबाह करता हुआ ये पानी कैसे आगे बढ़ा वो आपने अलग अलग तस्वीरों में देखा। बिल्कुल। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। यह थ्योरी बताती है ग्लोफ की आशंका। वैज्ञानिकों ने ग्लोफ की आशंका जताई है। क्या होता है यह हम आपको बताते हैं। ग्लेशियर झील में बादल फटने की जो थ्योरी है वो ये बतलाती है बादल फटने से झील में जो पानी है वो बढ़ गया। जो ग्लेशियर झील है उससे पानी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा और अचानक से फिर ये ग्लेशियर झील टूटती है और इसी के बाद जो सैलाब है वो आया। भोटे कोशी नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा। इस झील के साथ जो सबसे शुरुआती रास्ता है वो है भोटे कोशी नदी। वहां पर ये सैलाब पहुंचता और देखते देखते जो सैलाब है वो पूरी तरह से जो आगे जो भी रास्ते में इसके आया उसको अपने साथ बहा कर ले गया। अगर हम बात करें तिब्बत से नेपाल ये पानी पहुंचा, जो हमने आपको बताया लेंगदे नदी, जो कि तिब्बत में इसको हम बोलते हैं लेंगदे, और उसके बाद जब ये नदी दाखिल होती है नेपाल में उसको भोटे कोशी बोलते हैं। धाड़िंग के गलछी तक ये सैलाब पहुंचा और धाड़िंग की एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जहां पर कैसे एक जो ब्रिज है वो बहता हुआ सैलाब में नजर आया। बिल्कुल। और अब थ्योरी नंबर 3 आपके सामने है, बर्फीले तूफान की थ्योरी। बर्फीले तूफान की वजह से हिमस्खलन हुआ, यह साफ तौर पर कहा जा रहा है। अब वैज्ञानिक जो हैं, जो भूवैज्ञानिक है, वो पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, असल रीजन क्या थे। लेकिन अलग अलग थ्योरीज जो सामने आई हैं उसके हिसाब से हिमस्खलन से नदी का रास्ता ब्लॉक हुआ। देखिए, नदी का रास्ता तो ब्लॉक हुआ ही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। बर्फ के बड़े बड़े जो टुकड़े थे वो बाधा बन गए, इसकी वजह से भी बड़ी दिक्कत पैदा हुई। धीरे धीरे जो पानी था वो यहां पर जमा होने लगा और जब कृत्रिम झील टूटी तो उसके बाद सैलाब आ गया। नदी में पानी का दबाव धीरे धीरे बढ़ता गया। बर्फीले तूफान के बाद अचानक जो प्राकृतिक अवरोध था वो टूटा है और उसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, बड़ी तबाही आई। तेजी से नीचे की तरफ
भारी मात्रा में पानी आया, और कितना पानी आया है, किस कदर पानी आया है, कैसा सैलाब आया, ये तो आपने अलग अलग तस्वीरों में देखा ही, जिसने जबरदस्त तबाही मचाई है। और अगली थ्योरी क्या बताती है? थ्योरी नंबर 4, पहले भी आती रही है बाढ़, ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं। जुलाई 2025 पिछले साल की बात करें, तब भी अचानक से बाढ़ आई थी भोटे कोशी नदी में, तब भी सैलाब आया था। बीते साल भी जो ग्लोफ का लगातार जिक्र किया जा रहा है, उस वक्त भी यानी बीते साल भी ग्लोफ को ही संभावित कारण माना गया था सैलाब को लेकर। सैटेलाइट तस्वीरों से मिला था इस बात का संकेत। लगातार जो ग्लेशियर्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है, और पिछले साल भी यह हुआ और फिर दोहराई गई है बाढ़ की आशंका। यानी हालात वहां पर ऐसे हैं कि अभी भी हालात स्थिर नहीं है, अभी भी लगातार खतरा बना हुआ है इस पूरे नेपाली क्षेत्र में। जी और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आप बिना वक्त गंवाए आपको सीधे नेपाल के काठमांडू लिए चलते हैं। धैर्यकांत दत्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। धैर्य, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इस वक्त हर किसी के जहन में यह सवाल है कि ये तबाही का जो मंजर हमने देखा, ये क्या यहीं पर रुक गया है या फिर अभी और तबाही आनी बाकी है? जुलाई 2025 में भी बाढ़ आई थी, तबाही मची थी, भोटे कोशी नदी ही मेन एपिसेंटर उस वक्त भी नजर आ रही थी। क्या हम इसका पता लगा पाए कि उसकी वजह क्या थी? उन वजहों पर कुछ काम हुआ भी या नहीं हुआ? इन सारी बातों के बारे में अगर आप 1 मिनट में हमें डिटेल दे पाएं कि अभी क्या स्थिति है और क्या ऐसा मंजर कहीं दोबारा तो देखने को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी चिंता हम सबके मन में सर यही है इस वक्त। जी जी धन्यवाद। पहले मैं सबसे पहले अभी तक का लेटेस्ट अपडेट आपको बतला दूं, जो अभी कुछ देर पहले आया हुआ है। 165 डेथ कंफर्म हो चुका है अभी तक। उसके बाद 579 टूरिस्ट्स जो बाहर से आए हुए पर्यटक थे, 579 टूरिस्ट संपर्क विहीन है, वो लोग संपर्क में नहीं है, जिनमें से 113 नेपाली हैं और 4 से 66 फॉरेनर हैं, बाहर के हैं। और उसके बाद टोटल संपर्क विहीन का जो संख्या है 826 है, 826 इंक्लूडिंग 579 टूरिस्ट्स, जिसमें से 466 फॉरेनर और 130 नेपाली है। और उसके अलावा 28 पुलिस, नेपाल पुलिस का 28, नेपाल आर्मी का 44 और आर्म्ड पुलिस फोर्स का 13 जवान अभी लापता हैं। अभी कुछ देर पहले जो पीएम ऑफिस से एक रिपोर्ट आया हुआ है, उसमें से 21 भारतीय टूरिस्ट को जीवित उद्धार किया गया है। टिमुरे क्षेत्र, उसी रसुआ जिले का टिमुरे क्षेत्र का एक जगह है, वहां से 21 इंडियन टूरिस्ट को जीवित उद्धार किया गया। पीएम ऑफिस ने अभी तुरंत जानकारी दिया हुआ। 21 भारतीय टूरिस्ट को बचाया गया है, ये इस वक्त की ताजा खबर काठमांडू से धैर्यकांत दत्ता वरिष्ठ पत्रकार हमें दे रहे हैं। 21 भारतीय पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है, ये पहली गुड न्यूज आपने दी सर। जी कंटिन्यू करें। टिमुरे क्षेत्र, जगह का नाम टिमुरे है, टिमुरे जगह से वहां से 21 इंडियन भारतीय टूरिस्ट को जीवित उद्धार किया गया। पीएम ऑफिस ने जानकारी दिया, अभी तुरंत जानकारी दिया गया है जी। उसके बाद अब जब आप ये कारण जो बोल रहे हैं, बाढ़ का कारण जो बोल रहे हैं, अभी कुछ देर पहले नेपाल का जल विज्ञान तथा जल स्रोत अनुसंधान केंद्र का एक डिपार्टमेंट है, उसका रिपोर्ट अभी कुछ देर पहले पब्लिक हुआ है। उसका जो कहना है, उस रिपोर्ट का अनुसार से तिब्बत में जो नदी है, ग्लेशियर है, वो बंद हो गया और जाम हो गया, और वो अचानक फूटने के बाद रसुआ के भोटे कोशी नदी से होते हुए बाढ़ आई। जो अभी तक का जो रिपोर्ट आया हुआ है, जल विज्ञान तथा जल स्रोत अनुसंधान केंद्र का ये रिपोर्ट है। और उस केंद्र के अनुसार से जो बाढ़ आई, उससे कुछ देर पहले 4.2 रेक्टर स्केल का भूकंप भी आया हुआ था। सो अभी तक का जो रिपोर्ट है, उसके बाद ग्लेशियर फटा है जी, ग्लेशियर भूकंप आया, उसके बाद ग्लेशियर फटा और तब बाढ़ आई। और अभी तक तो बतलाया गया जो ब्लॉक हुआ था, जो ग्लेशियर ब्लॉक है, वो अभी तक पूरा क्लियर नहीं है। वो इसीलिए एक अलर्ट जारी किया गया हुआ है। जो बाढ़ का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बाकी में, इसलिए अलर्ट किया गया है। जो सतर्क रहें, खास करके जो तटीय क्षेत्र है, जो नदी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोगों को अलर्ट किया गया हुआ है। जो अलर्ट में रहिए और सावधानी अपनाइए, अलर्ट किया गया हुआ है यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे साथ बिल्कुल सर, आपके पास दोबारा हम लौटेंगे और वीके दत्ता सर भी हमारे साथ हैं। वीके दत्ता सर, एक बात आप बताइए, जो भयावह तस्वीरें सामने वाकई में रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। जिस भोटे कोशी का जिक्र किया जा रहा है, अगर इसके पूरे रास्ते की बात करें तो कई इलाके पड़ते हैं,
और ये ऐसे इलाके जहां पर लाखों की संख्या में आबादी रहती है। अभी जो जानकारी, जो संख्या हताहतों के बारे में पता चल रही, क्या आपको लगता है जिस बड़े पैमाने पर त्रासदी हुई है, यह संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है? इस बात की आशंका है क्या? बिल्कुल करुणा, देखिए ऐसा है, बहुत दुखद घटना है। हमारी संवेदना पूरे हमारे नेपाल के भाइयों के साथ, उन सारे इंटरनेशनल पर्यटक, हमारे अपने जो वहाँ लोग गए वहाँ पर्यटन के लिए, यहाँ आपके जो मानसरोवर यात्रा के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जाएं। अभी हम आ जाएं इस घटना के ऊपर। आपको मालूम होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का एक प्रचलन चला है। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर भी, खास करके उत्तराखंड, हिमाचल, इन इलाकों में सडन आप जो देखते हैं फ्लडिंग है, क्लाउड बस्ट हैं, या ग्लोफ कई जो घटनाएं हमने देखी हैं, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तरकाशी हो, हरसिल का आपको घटना अगर याद हो। तो अभी हम अगर इसके ऊपर आ जाएं तो ये दो कारण हैं कि ये डेफिनेटली एक डैम बस्ट हुआ है, और डैम का मतलब है कि वो नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अभी ये डैम क्यों बना? डैम बनने के अलग अलग कारण होते हैं। जो हम ग्लेशियर लेक की बात करते हैं, ग्लेशियर लेक से क्या होता है कि ग्लेशियर पिघलते हैं, वेदर को हमें इंटीमेशन नहीं आता है, वो पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि एक वो मतलब एक नेचुरल सा बांध बना है। जैसे उसको कोई झटका लगेगा, कुछ होगा, बांध टूटेगा और बड़ी तादाद में पानी जाएगा। दूसरी घटना कि अगर ग्लेशियर लेक बन गया, उसके बाद भूकंप आया और सडनली वो जब बांध टूटा और पूरा का पूरा नीचे का इलाका बह गया। ठीक बात है सर, क्या हुआ? सर क्या हुआ, कैसे हुआ? आनंद शर्मा जी हमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे, मौसम विभाग से ही ताल्लुक रखते हैं। लेकिन सर, आप तो खुद एनडीआरएफ में 14 साल तक सर्व कर चुके हैं। इस वक्त यहां पर मौजूद लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा? कैसे उन्हें बचाया जाएगा? ये कितना बड़ा चैलेंज है सर, अगर आप संक्षिप्त में बता पाए। दत्ता सर। हाँ, तो अभी अगर हम आ जाए इसकी रेस्क्यू ऑपरेशन में, मैं एक और जरा ख़त्म कर दूं कि जो डैम्स हैं हमारे, हमारी जितनी नदियों के ऊपर डैम है, अगर मान लीजिए बहुत भारी तादाद में बारिश होती है तो डैम का पानी छोड़ा जाता है ताकि डैम ओवरफ्लो ना करे। उस हालत में डाउन स्ट्रीम सबको वार्निंग दी जाती है कि हम पानी छोड़ने वाले हैं, आप ऊपर वाली जगह में चले जाएं। तो आप डैम को भी खोल के ये तबाही मचा सकते हैं, नेचुरल ग्लोव से भी हो सकता है, और ये अर्थक्वेक के कारण। आप जिक्र कर रहे हैं वीके दत्ता सर, क्या अचानक से ये जो झील बनी, जो कहा जा रहा है कि ग्लेशियर फटा, इसके बाद मलबा नीचे आया, पानी इकट्ठा हुआ, झील बनी, क्या ये अचानक से हुआ होगा या फिर ये धीरे धीरे कई दिन से हो रहा होगा? और अगर ये कई दिन से वहां पर हो रहा है तो क्यों नहीं इसके बारे में वक्त रहते पता लगाया गया? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल करुणा, देखिए ऐसा जो ग्लेशियर लेक बनती है, हमारे आजकल अगर भारत की बात करूं, इसरो इसके ऊपर बहुत तीखी नज़र रखता है। ग्राउंड रिकॉनेसेंस हम लोग कर रहे हैं ताकि लगातार हम उस एरिया को मॉनिटर करें, चाहे ड्रोन्स हों, चाहे एयर एफर्ट के माध्यम से। क्योंकि जो ग्लेशियर लेक बनती है वो आस्ते आस्ते बनती है, एकदम नहीं बन जाती है वो। हाँ, अगर भूकंप से लैंडस्लाइड आया तो कोई नदी का रास्ता रुक सकता है, इतना मलबा आ जाएगा, पानी इकट्ठा होगा, फिर मलबा टूटेगा और वो स्ट्राइक कर जाएगा। इस हालत में चीन को मालूम होगा कि ग्लेशियर लेक बन रही है, उनके सैटेलाइट सिस्टम में ये पकड़ा गया होगा। उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि नीचे नेपाल को वो आगाह करें कि कोई ना कोई घटना घट सकती है, या उस ग्लेशियर लेक को आस्ते से कंट्रोल्ड, जिसको बोलते हैं एग्जैक्शन ऑफ वाटर किया जाता है, बड़ी बड़ी पाइपें लगाई जाती हैं ताकि एकदम पानी ना निकले। तो ये सारी कार्रवाई चीन को करनी चाहिए थी तिब्बत के अंदर, जिसके ऊपर आज के दिन में बैठे हुए हैं वो। ठीक है, आनंद शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मौसम विभाग में एडिशनल डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। आनंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो चीन का जिक्र बार बार हो रहा है, चीन का कितना बड़ा रोल माना जा सकता है? चीन का रोल है भी या नहीं है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर भी बता दूं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त बहुत तेज हो गया और जाहिर है इस वक्त ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है लोगों की जान बचाना। हेलीकॉप्टर से नेपाली सेना का ऑपरेशन चल रहा है, सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो जगह जगह जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बता रही हैं कि अब किस तरह से जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को खोजा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग जिंदा बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, ये इस वक्त सबसे बड़ी कवायद नजर आ रही है। लेकिन हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लगे हुए लोग हैं, जो टीमें हैं, उनके लिए भी कितना बड़ा चैलेंज ये
होगा। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, नेपाल में खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। भोटे कोशी त्रिशूली नदी क्षेत्र में अलर्ट अभी भी है। चीन की ओर बनी झील पूरी तरह से खाली नहीं हुई है। हेमताल में 7 मीटर ऊंचा बांध अभी भी मौजूद है, कभी भी टूट सकता है बांध, बाढ़ का खतरा है। यानी जैसी त्रासदी कल आई हमने जो देखा वैसा ही खतरा बना हुआ है। तटीय इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। तो देखिए बड़ी चिंता तो यही है कि खतरा अभी टला नहीं है। इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि आने वाले वक्त में कहीं एक और इसी तरह का सैलाब यहां के लोगों को ना देखना पड़े। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने चेतावनी दी है, अचानक फ्लैश फ्लड का खतरा बरकरार है। कई इलाकों में फ्लड से असर की आशंका जताई गई है। निचले इलाकों में बढ़ सकती है तबाही। भोटे कोशी और त्रिशूली नदी पर देखिए अभी भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरे की वजह क्या है? चीन की ओर नदी के रास्ते बनी झील अभी भी पूरी तरह से खाली नहीं है। हिमताल में 7 मीटर ऊंचा प्राकृतिक बांध है। बांध टूटते ही भीषण बाढ़ का खतरा है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। नेपाल में अलर्ट जारी किया गया है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। तटीय इलाके के लोग अलर्ट किए गए हैं। राहत बचाव कर्मियों के लिए भी सावधानी अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल चीन सीमा पर नदी किनारे हाई अलर्ट किया गया है। आनंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, आप किस तरह से देखते हैं? और अब नेपाल का जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है मेट्रोलॉजी का, वो ये साफ कहीं ना कहीं कर रहा है कि पहले भूकंप आया, उसके बाद ग्लेशियर फटा और उसकी वजह से इतना बड़ा सैलाब हमें देखने को मिला। खतरा अभी भी बरकरार है। ये अपने आप में कितनी बड़ी चिंता का सबब और आपके हिसाब से असल वजह इस भीषण हादसे की, त्रासदी की क्या है? देखिए, ये एक बड़ा एवलांच करीब 2000 फुट का, हाँ, उसके साथ रॉक्स, ये करीब 17,000 फीट के ऊपर से गिरा नीचे और सीधा स्टीप, मतलब कि करीब फ्यू थाउजेंड्स 13,000 फीट के पास आया और इसके पास इतने डेब्री थे, ये सब पूरा लैंडे रिवर में आया और उसने उसको ब्लॉक किया। और फिर उसके बाद वो नेचुरल डैम बना और वो नेचुरल डैम जब टूटा और उसने भोटे कोशी रिवर में एंटर करा तो वहाँ 30 फुट तक ऊपर पानी चला गया और उसके चलते ये फ्लैश फ्लड आया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो आपका ग्लेशियर का जो मास टूटा, एवलांच जैसा हिस्सा एक बहुत बड़ा टूटा, उसका मुख्य कारण क्या है? तो ये कहना आ रहा है कि उसी समय जो है करीब 8:37 के समय एक अर्थक्वेक आया था। पहले कहा गया कि 4.2 इसका मैग्नीट्यूड था और USGS ने कहा था और बाद में अब उसको अपडेट किया गया। जो उसमें एनर्जी निकली वो 5.2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के बराबर थी। तो पहले ही कहा गया कि भाई ये एक, मतलब कि एक तो ये हो रहा था कि पिछले कुछ दिनों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत एक्टिव थे और काफ़ी बारिश हो रही थी। सॉइल जो है पूरी और पूरा, जैसे कहते हैं, पहाड़ जो है सैचुरेटेड था। वो ट्रिगर का वेट कर रहा था, कोई ट्रिगर मिले और नीचे गिरे। तो लोगों का इनिशियल मानना ये हुआ कि भाई ये अर्थक्वेक था और इसने ट्रिगर किया। मगर अब USGS ने अपना अपडेट लाया है और उन्होंने कहा नहीं, ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक के कारण नहीं टूटा था। ये एक तो बारिश हो रही, सैचुरेटेड था और थोड़ा कुछ वार्मिंग होगी, उसके चलते ये मास गिरा और नीचे जब वो गिरा तो उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, उसने जो एनर्जी जो निकली वो करीब 5.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के बराबर थी। यानी कि पहले ये मास गिरा और फिर उसके चलते जो एनर्जी निकली और वो जो सिस्मोग्राफ में ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्ड हुआ तो लोगों को ऐसा लगा ये शायद अर्थक्वेक था। मगर ये वही बात है कि अभी पूरी एनालिसिस हो रही है अभी। बिल्कुल। तो क्या कारण होगा, कुछ का कहना है ग्लॉफ है, मगर अभी तक ज़्यादातर कहीं पे भी जो EC बोर्ड है और अन्य एजेंसीज है, किसी ने ये अभी ग्लॉफ की बात नहीं करी है। सही बात है सर, और रीजंस जो हैं वो समझने में, ठीक रीजन समझने में अभी जाहिर है वक्त लगेगा, क्योंकि इस वक्त देखिए सबसे बड़ी प्राथमिकता तो लोगों की जान बचाना है, जिंदगियां बचाना है। न जाने कितने लोग लापता हैं, सैकड़ों लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो गए तो गए कहां। ये स्थिति है। लगातार एक अपडेट से आपको वाकिफ कराते रहेंगे। फिलहाल अपने तमाम खास मेहमानों का यहां पर हम शुक्रिया अदा करेंगे।